दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए आज चर्चा करेंगे फूड सिक्योरिटी पे, खास सुरक्षा पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और इसी के तहत हम खास सुरक्षा में सुधार के तहत हम वन नेशन वन राशन कार्ड और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो 107 देशों में जो 94 रैंकिंग है, आखिर जो है पड़ोसी देशों से भी जो है भारत की रैंकिंग निम्न है और गंभीर श्रेणी में भारत है, उसके क्या कारण है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। तमाम इश्यू को हम कवर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और हम करेंट को भी इसमें ले लिए हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन में हम करेंट साथ साथ अगर पढ़ा लेंगे तो वहाँ करेंट के टॉपिक्स मुझे कम होगा, क्योंकि वहाँ पर हमको सटीक करेंट अफेयर्स पढ़ाना है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम टोटल 75 टॉपिक्स में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे पूरा। तो 75 टॉपिक्स में ही हम आपको कंप्लीट 15 मार्च तक हम एकदम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग आश्वस्त रहिए। अब आप लोगों का काम है साथ साथ पीडीएफ और वीडियो दोनों साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलिए, ताकि आपका स्थिति जो है बेहतर, मजबूत और सुखद परिणाम देने वाला हो। समझ रहे हैं? थोड़ा मेहनत करना होगा, मात्र 15 मार्च तक, मात्र 15 मार्च तक मेहनत कर लीजिए, उसके बाद हाथ में लड्डू आएगा। 15 मार्च तक मेहनत कर लीजिए, रात दिन एक कीजिए, साथ में रात दिन एक कीजिए और साथ में चलिए, सब चीज हो जाएगा। एक विशेष बात कि जिनको 66वीं बीपीएससी में ज्वाइन करना है वे टीम जीसीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल फी 2500 रुपया है। एडवांस तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, एडवांस तैयारी। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उस नंबर पर संपर्क करके या इस नंबर पे 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 66वीं बीपीएससी मेंस की एडवांस तैयारी आपका हो जाएगा। एडवांस तैयारी, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है फूड सिक्योरिटी क्या है, खास सुरक्षा किसे कहते हैं। देखिए, खास सुरक्षा का अर्थ है सभी, मान लीजिए आप ही पर अपने ऊपर ले लीजिए, मैंने परिभाषा में बोलने दीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। अगर मान लीजिए आप ही को सभी समयों पे, समझ रहे हैं, सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में अगर खाद्यान्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या आप सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। सक्रिय स्वस्थ पेट में अन्न नहीं रहेगा तो किताब पर मन नहीं लगता है। समझ रहे हैं? भूख लगा रहता है तो हमेशा जो है खाने का ही प्रतीक्षा करते रहते कि कहाँ खाना आ जाएगा तो खा लेंगे। इसलिए बिना भोजन के सब चीज जो है अधूरा रहता है। व्यक्ति की वास्तविक सुख जो है आप जो खाइएगा वही होगा। इसलिए खाने में कंजूसी किसी को नहीं करना है, किसी को नहीं कंजूसी करना है। बस बचा के मत रखिए, जो है खाइए, जो मन करता है। ऑफिसर क्यों बनने जा रहे हैं? एसडीएम क्यों बनने जा रहे हैं? आप डीएसपी क्यों बनने जा रहे हैं? अच्छा खाना खाएंगे। क्यों आईएएस बनता है, एसडीएम वीडियो बनता है तो 10 वर्ष उम्र बढ़ जाता है? इसके पीछे सीधा सीधा और मूल कारण जो है खान पान का जो है, जो खान पान का जो व्यवहार है वो उच्च हो जाता है, गुणवत्तापूर्ण हो जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। और लाइफ स्टाइल में खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए क्या होता है, एज बढ़ जाता है। आप यूरोपीय कंट्री का जो जीवन प्रत्याशा अधिक क्यों है? क्योंकि वो मुख्य रूप से शरीर पर जोर देता है, मानव के सुख पर देता है। यहाँ पर मानव के सुख नहीं, घर बनाना है, जमीन खरीदना है तो रहिए इसी में, हो गया। उस संपत्ति का कोई सुख नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जो मन करेगा वह जरूर खाइएगा, जो मन करेगा पहनिएगा जरूर। क्योंकि आप अपना अगर सुख नहीं कर कीजिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। सारे पैसे पर चल रहा है, सारे पैसे का रिलेशन है, सारे पैसे का रिलेशन है, ज्यादातर मुझे लग रहा है। इसलिए आप जो है अपनी जो है संतुष्टि को जरूर पूरा कीजिएगा, यह याद रखिएगा।
तो आइए हम लोग खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझ गए, यानी सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तमाम बीमारियों का जड़ जो है भूखा रहना है। आप 10 दिन तक भूखा रह जाइए तो कई बीमारी पैदा हो जाएगा, कई बीमारी, समझ रहे हैं। तो यह खाद्य सुरक्षा है। अब खाद्य सुरक्षा के क्या तत्व है हम देखेंगे। देखिए, खाद्य सुरक्षा के 4 तत्व है। एक मात्रात्मक पहलू है, यानी आपको उतना खाना मिलना चाहिए जितना भूख है, समझ रहे हैं। दूसरा है गुणात्मक पहलू, समझ रहे हैं। गुणात्मक पहलू का अर्थ है कि आपको जो खाना मिल रहा है वो पौष्टिक होना चाहिए। तीसरा है वितरणात्मक पहलू, यानी आप तक जो है खाना पहुंचना भी चाहिए, समझ रहे हैं। सीधे उपज जाने से नहीं होगा। खेत में उपज गया हुआ है सेब, खेत में उपजा हुआ है गेहूं, बासमती चावल, समझ रहे हैं, लेकिन आप तक कैसे पहुंचेगा। बाजार में बिक रहा है लेकिन आप तक कैसे पहुंचेगा। तो वितरण व्यवस्था होगा तभी तो आप तक पहुंचेगा। तो खाद्य सुरक्षा के लिए एक तो मात्रा होना चाहिए, एक पौष्टिक होना चाहिए और आप तक पहुंचना चाहिए, यानी वितरण व्यवस्था भी मजबूत पारदर्शी होना चाहिए। और अंत में है पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप, यानी आप जो प्रचलित खाना खाते हैं, चावल गेहूं साग सब्जी ये सब जो खाते हैं इसके अनुरूप, इसके अनुसार होना चाहिए। नहीं कि आप जो है मान लीजिए कोई सब्जी नहीं खाता है वही सब्जी आपको दे देगा। मान लीजिए आप जो है खेसारी के दाल, हमारे यहाँ खेसारी जो है बड़ा प्रचलित है, क्योंकि हम भी बिहार से ही हैं। तो खेसारी का दाल जो है हमारे यहाँ लोग बहुत खाते हैं। बंगला किरैया के दाल, बंगला के दाल भी नहीं खाते हैं। हम भी जो है कि बंगला के दाल ज्यादा नहीं खाते थे। तो बंगला के दाल मान लीजिए आपको अच्छा लगता है, अरहर का दाल, मूंग का दाल, चना का दाल आपको अच्छा लगता है और आपको दे रहा है बंगला के दाल, खेसारी के दाल, आप खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। इसलिए पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए गांव में लोग जो है चावल गेहूं खाता है, सब लोगों को बाजरा ज्वार दे दीजिएगा, वो खाएगा? नहीं खाएंगे लोग। इसलिए खाद्य सुरक्षा के जो तत्व है वह 4 तत्व है। मात्रात्मक, वितरणात्मक, पारंपरिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप और दूसरा है गुणात्मक, पौष्टिक भी होना चाहिए। आइए उसके बाद हम लोग आखिर खाद्य सुरक्षा क्यों सुनिश्चित किया जाए। तो जानते ही है भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार, आप लोग पीटी में पढ़े होंगे, इस बार 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 94 आया है, 94। यानी कुल मिलाकर भारत की स्थिति जो है बड़ा गंभीर स्थिति है। दूसरी यही बात है कि सतत विकास लक्ष्य 1 और 2 जो भूख की समाप्ति पर जोर देता है, गरीबी निवारण पर जोर देता है, उसकी प्राप्ति के लिए भी खाद्य सुरक्षा जो है जरूरी है। तीसरा कारण है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा, यानी खान पान के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी प्रावधान किया गया है। इसलिए राज्य जो है इस दायित्व को, यानी लोक कल्याणकारी अवधारणा के तहत जो है अपने नागरिकों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समझ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा पर मुख्य रूप से जोर दे रही है। उसके बाद क्या कारण है इसके प्रयास में एक और जो है, अब देखिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहने पे, मान लीजिए आप ही की खाद्य सुरक्षा हम सुनिश्चित कर देंगे, समय से आपको पौष्टिक खाना मिल जाएगा, तो तरह तरह के जो है रचनात्मक कार्यों में भाग लीजिएगा, समझ रहे हैं। अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा, कोई नया कविता लिखिएगा, खेल कूद कीजिएगा, मतलब इनोवेटिव कोई कार्य कीजिएगा, रचनात्मक कार्य कीजिएगा, लोगों को सहयोग कीजिएगा। अगर आपके पास पेटे में भोजन नहीं मिले तो क्या आप किसी को सहयोग कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए जो है क्या है, खाद्य सुरक्षा से व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, समझ रहे हैं। वो नए नए जो है कार्य कर सकते हैं या वर्तमान कार्य को जो है सुधार कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो यही खाद्य सुरक्षा के क्यों है यह हम आपको बता दिए हैं। अब प्रश्न है कि सरकार की क्या नीति है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो सरकार जो है चौतरफा रणनीति अपना रही है। पहला देखिए, खाद्य सुरक्षा के लिए आपको क्या है, सबसे पहले खाद्य के लिए क्या होना चाहिए, खजान के लिए उत्पादन होना चाहिए। तो सरकार कृषि के विकास के लिए तमाम प्रयास किए हुआ है। हम कृषि सुधार टॉपिक्स में एक एक स्कीम जो है लगभग 25 स्कीम बताए हैं, लागत की कम तमाम स्कीम है, वहां से कोई स्कीम उठा के यहाँ लिख दीजिए। कृषि के विकास के लिए कोई भी
स्कीम, या उर्वरक से रिलेटेड हो, या सिंचाई से रिलेटेड हो, या वित्त से रिलेटेड हो, या सुरक्षा से रिलेटेड हो, या लागत कम करने से रिलेटेड हो, या पौष्टिक बढ़ाने से रिलेटेड हो, कोई योजना या बाजार सुधार हो, सब कृषि के विकास में योगदान देता है। तो सरकार कृषि के विकास को बढ़ावा दे रही है इसलिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता में वृद्धि हो सके, या हरित क्रांति, या चलिए कह सकती, अब मान लीजिए कृषि का उत्पादन हो गया है, बाजार में खाद आ गया है, लेकिन अब आपके पास पैसा रहेगा तब तो खरीदिएगा। आप कितना दिन मांगने जाइएगा दूसरे से? अब मांगने का कल्चर तो ठीक नहीं होता है ना। मांगने का कल्चर या निर्भरता का कल्चर जो होता है, डिपेंडेंसी कल्चर, ये अपने आप में बहुत अच्छा चीज नहीं है। इसलिए हमेशा आत्मनिर्भर बनने का हमेशा प्रयास कीजिए। आप लोग ऑफिसर क्यों बन रहे हैं? आत्मनिर्भर, सारा डिसीजन आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए जो है आप ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत सारे कारण है रीजन ऑफिसर बनने के, हम कभी समय आएगा तो सारा कारण बताएंगे, हम आईएएस के क्लास में बताते हैं। तो क्रय शक्ति में वृद्धि, अब लोगों की क्रय शक्ति में कैसे वृद्धि होगा? ताकि लोगों के हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा, ताकि बाजार से वो खरीद के खा सके। अब इसके लिए सरकार रोजगार सृजन पर जोर दे रही है, और रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम, जैसे मनरेगा हो गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार कार्यक्रम हो गया, कौशल विकास हो गया, समझ रहे हैं, जीविका मिशन हो गया, ये सारे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किए गए हैं। मेक इन इंडिया है, ये सब, इससे भी रोजगार जो है पैदा हो रहा है, समझ रहे हैं। तमाम ऐसे कार्य है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार शुरू कर रही है, समझ रहे हैं। इससे अब हम लोग जो है क्रय शक्ति में वृद्धि, ताकि लोग रोजगार प्राप्त करके और अब खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब ये खाद्य सुरक्षा योजना, अब देखिए सरकार क्या कर रही है कि कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार मिलता भी है तो उससे इतनी कम आय होती है कि वे खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार क्या किया है कि अपनी जो दायित्व है अनुच्छेद 47 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत, समझ रहे हैं, इसके तहत क्या हो, खाद्य सुरक्षा योजना जो संचालित किया हुआ है। कई योजनाएं हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, मिड डे मील है, आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास योजना, आंगनबाड़ी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में आयात करना। एफएओ का सदस्य है, फूड कृषि एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। हम एक एक करके अब जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के तहत जो है लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार दिया गया है। भोजन का कानूनी अधिकार, याद रखिएगा, भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं है, यह याद रखिएगा। लेकिन स्वच्छ जल का अधिकार है, स्वच्छ आवास का अधिकार है, समझ रहे हैं, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में हम इस बार बहुत एडवांस तरीके से पॉलिटी पढ़ाएंगे इस बार, ताकि पॉलिटी में पिछले बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया था, हम उनको दूर करेंगे। और दूसरी बात कि टीम जीसीएस आईएएस को आप लोग बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एडमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा है इस बार, एडमिशन की स्थिति साफ दयनीय है, समझ रहे हैं। जो लोग भी एडमिशन लिए हैं, बस हमारे जो है जो 65वीं बीपीएससी के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण लोग हैं वही एडमिशन लिए हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग हैं, और उनके अलावा और बाकी एडमिशन बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, अगर क्लास की क्वालिटी पीडीएफ अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो, ताकि अधिक से अधिक लोग जीसीएस आईएएस से जुड़ सके, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहला प्रावधान में आपको बोलना है कि भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है इस अधिकार के तहत। दूसरी बात, इसके तहत क्या होता है, शहरी अब इसके तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को सस्ते दामों पर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, समझ रहे हैं। इस योजना के तहत जो है टोटल जो है 80 करोड़ जनसंख्या, ऐसे कहिए को 80 करोड़ लोगों को, या ऐसे देश की कुल जनसंख्या का 66% आबादी को सस्ते दामों पर 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये चावल, गेहूं, मोटे अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन वह केंद्र के मापदंडों के आधार पे। लाभार्थियों का चयन राज्य द्वारा किया जाएगा, लेकिन वह केंद्र के, यानी लाभार्थियों का चयन केंद्र के मापदंडों पर
राज्य द्वारा किया जाता है। अगर किसी लाभार्थी को खाद्यान्न चूंकि इसके तहत भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति को समझ रहे हैं उन्हें खाद्यान्न मिलने में कठिनाई होती है तो संबंधित राज्य सरकार उन्हें खाद्य सहायता मतलब खाद्य फूड सब्सिडी प्रदान कर सकती है। समझ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान कर सकती है। उसके बाद इसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समझ रहे हैं स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों से मुफ्त भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपया मासिक किस्तों में उन्हें दिया जाएगा। 6 वर्ष से 6 महीने के 6 वर्ष के बच्चों को उसकी आयु के अनुसार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों से मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई है। समझ रहे हैं। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बालकों को मिड डे मील के तहत जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है, यानी आईसीडीएस मिड डे मील सब इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। समझ रहे हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 सूचियां है। 3 सूचियां में जो है कृषि के विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उसके बाद जो है खाद्यान्नों के भंडारण वितरण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साफ सफाई, पेयजल और वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन की समुचित व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही गई है इस अधिनियम के अनुसूची में। समझ रहे हैं। 3 अनुसूचियां है। तीसरी अनुसूची में इसमें अब हम लोग जो है इस अधिनियम के तहत एक बार हम जो है खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करेंगे आगे। इसके लाभ क्या है। अब मिड डे मील इस योजना के तहत जो है वर्ष 2008 से सभी सहायता प्राप्त स्कूलों, सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। मेंस के आंसर में इतना ही लाइन लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, ज्यादा एलोबरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आईसीडीएस के तहत जानते ही हैं 6 महीना से ऊपर 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है समझ रहे हैं आईसीडीएस के तहत जो है क्या क्या आता है और महिलाओं को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आईसीडीएस के तहत 6 प्रकार के मूल सेवा जो है दिया जाता है इस एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। जब एसडीएम बनकर जाइएगा तो आप निगरानी कीजिएगा या मॉनिटरिंग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, देखिए लोगों में पोषण के प्रति समझ रहे हैं देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए और साथ ही साथ देशवासियों को कुपोषण के प्रति, भूखमरी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 2018 से प्रति वर्ष सितंबर माह में 7 सितंबर से 30 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। आप अभी पीटी में पढ़े होंगे, यानी देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए समझ रहे हैं और देश के लोगों को कुपोषण के प्रति संवेदनशील, गंभीर समझ रहे हैं और जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर वर्ष सितंबर माह में 7 से 30 सितंबर के बीच मनाया जाता है। किसी भी समस्या का निदान करने के लिए उसकी जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हम लोग देखेंगे जब भी भारत में दाल की कमी हो जाती है, दलहन का आयात कर लिया जाता है। खाद्य तेलों की कमी हो जाती है, प्याज की कमी हो जाती है, आयात कर लिया जाता है। तो आयात द्वारा भी भारत जो है आयात भी किया जाता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भारत सदस्य है। यह संगठन जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है मतलब फूड एग्रीकल्चर, अभी हाल ही में इसके 75वां स्थापना दिवस पर भारत जो है डाक टिकट जो है जारी किया था, स्मृति सिक्का जारी किया था 75 रुपया का। यह फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, भारत को खाद्य सुरक्षा मेंटेन करने के लिए तकनीकी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सीधे सीधे सहयोग कर रहा है। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से वह सहयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। इससे भी उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए तमाम सलाह जो है सुझाव समय समय मिलते रहते हैं। समझ रहे हैं। तो यह खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकारी नीति क्या है, आप उसके बारे में आप लिख लिखिएगा। एक कुछ चीज को उपयोग कहाँ भी कर सकते हैं। 1991 के बाद खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार का क्या प्रयास रहा है, उस स्थिति में आपको जो है सभी योजना को एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मिड डे मील का चर्चा कर सकते हैं। पोषण सप्ताह का ये जो है आईसीडीएस प्रोग्राम बहुत पहले से 91 से पहले चला रहा है। तो इसकी चर्चा अगर इस अधिनियम की भी चर्चा कर दीजिएगा और इधर कर दीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 1991 के बाद
1991 के बाद जो भी स्कीम शुरू किया गया है उसका चर्चा कर दीजिए, 1991 के बाद प्रयास में आ जाएगा। बस दिमाग खोलकर, मतलब क्या कहने का अर्थ है कि केवल अप्रोच ओपन करके बिल्कुल पढ़ना है आपको, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आपको छोड़कर नहीं जाए। आप छोड़कर जा सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाए। आइए उसके बाद अब इसमें इस तमाम प्रकार की स्कीम शुरू किया गया है, इसमें क्या क्या चैलेंजिंग है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार, हिसाब और चोरी। आप जानते ही हैं पीडीएस सिस्टम जो है, इसमें एक पीडीएस सिस्टम नहीं लिखा गया है, पीडीएस लिख दीजिएगा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। यह जो है भारत से थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शासित किया गया है। इसके अंतर्गत जो है यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाया गया था। इसके माध्यम से ही जो है एफसीआई जो है खाना अनाजों को खरीद करके और इस अधिनियम के तहत जो है वितरण करता है। समझ रहे हैं पीडीएस। तो आइए इसमें क्या है, सबसे पहले भ्रष्टाचार, चोरी, रिसाव की समस्या आप जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पे, उचित मूल्य की दुकानों पे आम हो गई है। समझ रहे, सबसे बड़ी चुनौती यह है, कई रिपोर्टों में भी इसकी चर्चा की गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकान है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। दूसरा और चुनौती है खाद्य सुरक्षा, डब्ल्यूटीओ विवाद। अब देखिए डब्ल्यूटीओ खाद्य सुरक्षा विवाद क्या है, जो डब्ल्यूटीओ में नियम है कि कोई देश अधिकतम जो है अपने उत्पादन मूल्य का 10% सहायता दे सकता है, लेकिन उस उत्पादन मूल्य का गणना 1986 से 88 के आधार वर्ष के आधार पर उसका गणना किया जाएगा, उस मूल्यों का आकलन किया जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि भारत जब भी खाद्य सुरक्षा इस अधिनियम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति करता है सस्ते दामों पे, समझ रहे हैं, तो वह जो है मूल्य जो है 10% की सीमा, चूंकि कुल उत्पादन मूल्य का 10% ही दे सकते हैं, लेकिन उत्पादन मूल्य का आकलन 1986 से 88 का आधार वर्ष का आधार 1986 से 88 के कीमत आधार वर्ष जो होगा उस मूल्य के आधार पर किया जाएगा। अब इसका पर इस 10% अधिक हो जाता है, जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो है क्या समझौते के विरुद्ध है। इससे क्या होता है, इसके तहत दंडित होने का प्रावधान रहता है और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। समझ रहे हैं, तो इसके लेकर जो है विवाद है। दूसरी पर है कि खाद्य सहायता बढ़ता हुआ, देखिए हाल के दशकों में देश के 67% आबादी को 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये चावल देने से जो फूड सब्सिडी है वो काफी बढ़ चुका है। समझ रहे हैं, इस फूड सिक्योरिटी के कारण बढ़ने से क्या हुआ है कि सरकार की जो पूंजीगत निवेश जो है, समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में जो खर्च करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में जो है कटौती किया जाता रहा है, या विकास कार्यों में खर्च करने के लिए संसाधन की कमी हो जाती है। समझ रहे हैं, या राजस्व घाटा में भी वृद्धि होती है। समझ रहे हैं, तो यह अपने आप में जो है शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी बात जो है जलवायु परिवर्तन संकट। देखते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर कैसे पड़ रहा है। कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा हो जाता है, इससे उत्पादकता ठप हो जाता है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन का बाढ़ आ गया है, दह गया, तो खाद्यान्न संबंधी संकट पैदा हो जाएगा, सूखा आ जाएगा तो खाद्यान्न उत्पादन ठप हो जाएगा। तो ये हमेशा चैलेंजिंग है। समझ रहे हैं, चैलेंजिंग में इसको लिखिएगा, आलोचना में मत लिखिएगा, उसी में लिख दिया गया है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट है कार्यान्वयन प्रक्रिया में कमियां हैं। अब भारत में कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाजों के भंडारण वगैरह में कितनी कमियां हैं। अब देखिए एफसीआई अनाज क्रय करता है, समझ रहे हैं, पता चला अनाज के लिए गोदामें नहीं है, अनाज भेजना है पता चला रास्ते में बिक गया। समझ रहे हैं, मॉनिटरिंग की भी कमी है। तो तमाम संबंधी जो है कमियां हैं। कुछ ऐसे शब्द होता है जिसको केवल लिख दिया जाता है। समझ रहे हैं, याद रखिएगा, परीक्षा मेंस के एग्जाम में सीधे एडजस्ट कर दिया, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी करते हैं। तो कार्यान्वयन संबंधी कमियां है और प्रभावी निगरानी की जो चुनौती है, निगरानी भी नहीं कराता है। मनमाने दाम पे जो है ये डीलर सब क्या करता है कि आप जानते ही हैं, फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से, समझ रहे हैं, या कमीशन बंटवारा के आधार पर लोगों को क्या करता है, कम तौलता है। समझ रहे हैं, कम तौलता है, कभी कभी जो है पैसा भी जो है अधिक ले लेता है। समझ रहे हैं, ऊपर से जो है बेच देता है। तो तमाम जो है चैलेंजिंग है। अब इसको दूर करने के लिए सरकार जो है खाद्य सुरक्षा में सुधार कर रही है। पीडीएस में क्या सुधार कर रही है, पीडीएस प्रणाली में
सबसे पहले राशन कार्ड का डिजिटीकरण। अब कहिएगा, राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है 100% राशन कार्डों का डिजिटल किया गया है। दूसरा क्या किया गया है, राशन कार्ड 90%, राशन कार्ड की 90%, देश में जितने राशन कार्ड है उसका 90% को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, आधार सीडिंग। उसके बाद जो है लाभार्थियों के बीच पारदर्शी और सुनिश्चित वितरण के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन, समझ रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से, समझ रहे हैं, वितरण व्यवस्था को जो है सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद जो है 2013 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो भी निष्क्रिय राशन कार्ड था, फर्जी राशन कार्ड था, वो तकनीकी की सहायता से उसका पता लगा दिया गया है। इससे जो है क्या हुआ है, काफी सुधार किया गया है। इसके अलावा जो है 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। और हाल ही में इस राशन कार्ड से जो है प्रवासी मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा था, उसकी लाभ दिलाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत किया गया है। अब प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, इसके बारे में क्या है यह जगह। देखिए, भारत में असमान विकास के कारण कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, कोई क्षेत्र कम डेवलप है। हम आपको असमान विकास टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। इस बार बहुत एडवांस तरीके से पीडीएफ भी आप लोगों को दे रहे हैं और वीडियो भी आप लोगों को दे रहे हैं। असमान विकास के कारण क्या हुआ है कि जहां विकास नहीं हुआ, जैसे बिहार, पश्चिमी यूपी में, उड़ीसा में, तो क्या हुआ, झारखंड में, तो क्या हुआ कि वहां के लोग जहां विकास अधिक हुआ, जहां निवेश है, आर्थिक गतिशीलता अधिक है, वहां लोग जाकर काम करने लगे हैं। काम करने हर वर्ष जाते हैं, हर महीने जाते हैं, हर दिन जाते हैं लोग। परिणाम होता है कि उनका जो जहां राशन कार्ड का नाम है, उनका वह लाभ जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है वो दूसरे राज्यों में या दूसरे जिलों में जो काम करने जाते हैं उसको लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप लॉकडाउन के दौरान ही देखे थे, लोगों को जो है कैसे जो है खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता कमी संकट का सामना करना पड़ा है। इसलिए भारत सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए एक राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने हिस्से के अनाज को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी अपने हिस्से के अनाज देश के किसी भी पीडीएस दुकान से पारदर्शी और आसान तरीके से प्राप्त कर सकता है। यह स्कीम है। अब इस स्कीम को लागू करने के लिए और इस स्कीम के तहत जो है 2021 तक जो है सभी राज्यों को जो है जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च अभी तक 17 राज्यों के 60 करोड़ लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुका है। इस योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं, याद रखिएगा। अब पीडीएस योजना के 83% लाभार्थी इससे जुड़े जाएंगे। अब इस योजना के तहत इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए 2 पोर्टल बनाए गए हैं। एक है IM पीडीएस पोर्टल, यानी इसका अर्थ है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। इसके माध्यम से यह पोर्टल क्या करता है, राशन कार्ड को इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा मुहैया कराता है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाएगा तो इसी पोर्टल के माध्यम से उसको जो है अनाज प्राप्त होगा। इसी पोर्टल से उसको रिकॉर्ड को जो है वहां ट्रांसफर किया जाएगा। इन IMPDS से यानी इसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में पीडीएस NFS से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभार्थी जो है अनाज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अन्नदाता अन्नवितरण.nic.in पोर्टल। इसके माध्यम से
राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में जो है अनाज जो है लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक हो गया IM इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एक राज्य से दूसरे राज्य अनवितरण.nic.in से एक राज्य के एक जिले से दूसरे राज्य में जो है जो प्रवासी मजदूर है या NFSA के लाभार्थी है वो अनाज प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है कि इस योजना के तहत जो है क्या चुनौती है, चैलेंज क्या है, यह देख लीजिए। इस योजना के तहत सबसे बड़ा चैलेंजिंग है किसी भी राशन दुकान का आवंटन जो है फिक्स होता है। अब एक अगर मान लीजिए राशन कार्डधारी कहीं पहुंचता है तो उस उचित मूल्य की जो दुकान है उसको राशन इकट्ठा करने में चुनौती होगा, उसके लिए कठिनाई होगा। दूसरा है क्या कि इससे राज्यों को लगेगा कि वे अपने राज्यों के लोगों के अनाज जो है दूसरे राज्यों को लोगों को दे रहा है, इससे राज्य आना का नहीं करेगा, इससे राज्यों में जो है झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो सकता है, राज्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ राज्य सरकार क्या किया है कि PDS सिस्टम के तहत जो है कुछ अनाज की मात्रा बढ़ा दिए हुआ है, कुछ अनाज की मात्रा बढ़ाया हुआ है, कुछ आइटम बढ़ा दिए हुआ है। अब मान लीजिए उसके यहाँ दूसरे राज्यों को लोग आ रहा है तो उसको अधिक आइटम देना पड़ रहा है, अधिक अनाज देना पड़ रहा है। इस राज्य के लोग दूसरी जगह जा रहा है तो उसको जो है कम अनाज मिल रहा है, कम आइटम मिल रहा है। इससे क्या होगा कि समझ रहे हैं, एक विवाद पैदा होगा, समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि इस योजना से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अभी इससे ज्यादा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अभी देखिए IMPDS पोर्टल से एक आंकड़ा था, 16 मई तक का आंकड़ा है, इससे मात्र 287 लोग ही ट्रांजेक्शन किए थे। लेकिन इसके अलावा अनवितरण पोर्टल है उससे ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसका लाभ होगा एक देश इस राशन कार्ड से, एक तो फर्जी राशन कार्ड जो है क्या होगा रोकने में मदद मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगेगा, यानी फर्जी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और हर उपभोक्ता को राशन कार्ड, अपने राशन कार्ड की सहायता से देश के किसी भी जो है PDS दुकान से जो है राशन जो है पारदर्शी और सस्ते दरों पर प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लागू होने पर जो है यदि कोई व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है तो उससे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला है इस राशन कार्ड से अधिक लाभान्वित प्रवासी श्रमिक होंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत जो है सतत विकास लक्ष्य, कुपोषण, भूखमरी, समझ रहे हैं, और इस सब जो है दूर होगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा इस योजना से एक देश राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलेगी। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत में अब हम लोग एक राशन कार्ड देख लिए, अब इसका सुझाव हम आगे लास्ट में देंगे। अब कुपोषण की वर्तमान स्थिति भारत में क्या है यह देखना जरूरी है। अब देखिए हाल के वर्षों में भारत में कुपोषण की स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है, बड़ी चिंताजनक है। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट अभी हाल ही में दिसंबर माह में आया था, 5वां रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत में कुपोषण के मामले में बड़ी चिंताजनक तस्वीर जो है पेश कर रहा है यह रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 3 बातें हम चर्चा करेंगे। 13 राज्यों में ठिगनेपन से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुआ है। ठिगनेपन का अर्थ क्या है? आयु की तुलना में कम लंबाई। याद हम इसको मिटा के देखेंगे। ठिगनेपन का अर्थ है आयु की तुलना में कम लंबाई। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे अच्छा से। ठिगनेपन देखिए, सबसे पहले ठिगनेपन याद कीजिएगा। ठिगनेपन में क्या होता है? आयु के तुलना में कम लंबाई होता है। एक होता है दुबलापन। दुबलापन होता है, दुबलापन में क्या होता है? दुबलापन में होता है लंबाई की तुलना में कम वजन। लंबाई के तुलना में कम वजन, इसको याद रखिएगा। कई बार जो है लोग इसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठिगनेपन, दुबलापन, समझ रहे हैं।
यानी ठिगनेपन में आयु के अनुसार जो है आयु के तुलना में कम लंबाई होगा और दुबलापन में लंबाई की तुलना में कम वजन होगा। अब रिपोर्ट में आया है 13 राज्यों में ठिगनेपन से पीड़ित बच्चों की संख्या में 13 राज्यों में ठिगनेपन से पीड़ित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुआ है। इसके अलावा 12 राज्यों में लंबाई दुबलापन की संख्या में वृद्धि हुआ है 12 राज्यों में। इसके अलावा जो है 16 राज्यों में अल्प कम वजन और 20 राज्यों में जो है अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुआ है। यह कुपोषण की स्थिति है, समझ रहे हैं। कुपोषण में मोटापा भी हो जाता है, दुबला भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है, तमाम इसमें जो है कुपोषण में चीजें शामिल की जाती है, समझ रहे हैं। कुपोषण में सही रूप से जो है विकास नहीं होना, लंबाई के अनुसार विकास नहीं हुआ, आयु के अनुसार विकास नहीं हुआ, आयु के अनुसार वजन नहीं होता, मोटापा हो जाना, दुबला हो जाना, ये सब कुपोषण में शामिल किया जाता है। इम्बैलेंस जो है डाइट करने से ऐसी समस्या आती है, भोजन के अभाव की कमी के कारण लोगों को इस तरह की समस्या आती है, समझ रहे हैं। तो यह वर्तमान स्थिति है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जैसा कि जानते होंगे कि भारत की रैंकिंग 2020 में 94 है 107 देशों में, यानी भारत का स्कोर जो है 27 जो है 27 भारत का जो स्कोर इस बार है इसमें 27.2 है। भारत का स्कोर जो है 27.2 है। पीडीएफ में प्रतिशत नहीं होगा, 2 होगा, 27.2 है, जो भारत को एक भूखमरी की गंभीर स्थिति में शामिल करता है। तो अब प्रश्न आ जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो इसको क्या दुनिया के देशों में भूखमरी कुपोषण, समझ रहे हैं, भूखमरी कुपोषण के गणना मापन निगरानी का एक विश्वसनीय माध्यम है। इसके माध्यम से इस सूचकांक के माध्यम से यह सूचकांक दुनिया के नीति निर्माताओं को भूखमरी और कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में और लोगों में जो है भूखमरी और कुपोषण के प्रति संवेदनशील और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूचकांक 2 एजेंसियों द्वारा प्रकाशित की जाती है, एक आयरलैंड और एक जर्मनी। अब आयरलैंड की क्या नाम है, अब उसको देखते हैं। आयरलैंड क्या है, एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे संयुक्त रूप से वार्षिक रूप से यह सूचकांक प्रकाशित करती है। यह सूचकांक 4 जो है पैरामीटर पर प्रकाशित किए जाते हैं। हम चारों लिखेंगे, याद रखिएगा, चारों बहुत इंपोर्टेंट इसको दिखा रहे हैं। हो सकता है तो यह क्वेश्चन इस बार आ जाए। अब जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 जो है 4 सूचकांकों पर जो है प्रकाशित की जाता है। एक जो है दुबलापन, ठिगनेपन, और तीसरा है मातृ मृत्यु दर जो है शिशु दुबलापन, ठिगनापन और शिशु मृत्यु दर, याद रखिएगा। और एक है अल्प पोषण और शिशु मृत्यु दर पर प्रकाशित की जाती है। अभी 4 यह सूचकांक जो है इसी 4 जो है पैरामीटर के आधार पे इसकी रैंकिंग की जाती है। अब दुबलापन में भारत की स्थिति क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। 17% बच्चे भारत में क्या है, दुबला है, 17% बच्चे। ठिगनेपन की स्थिति क्या है वो अभी देख लीजिए थोड़ा सा, 35% बच्चे जो है भारत में ठिगनेपन है। अल्प पोषण में देखिए 14% जनसंख्या जो है के पास भोजन नहीं मिल रहा है, अल्पोषित है। और शिशु मृत्यु दर में ठीक स्थिति है, सुधार है, 3.7% शिशु मृत्यु दर है। यह भारत की स्थिति है और यही मिला के 94 रैंकिंग दिया गया है, स्कोर 27.2 है। तो भारत की स्थिति, आखिर निम्न स्थिति की क्या कारण है। दुबलेपन तो जानते ही है क्या होता है दुबलापन, यानी आयु के अनुसार जो है लंबाई कम है दुबलापन में, आयु के अनुसार लंबाई जो है कम है। ठिगनेपन में आप जानते हैं ठिगनेपन में क्या होता है, अभी हम आपको बोले हैं लंबाई के अनुसार जो है आयु जो है बच्चों में जो आयु के नीचे मतलब उनकी लंबाई जो है आयु की तुलना में कम होगा, आयु की तुलना में लंबाई कम होगा। और
दुबलापन में जो है वजन कम होता है, लंबाई के अनुसार वजन कम होता है, वजन कम होता है, समझ रहा है। एक कुपोषित है, शिशु मृत्यु दर है, हम अभी बताए हैं। तो अब बताइए कि भारत की जो खराब रैंकिंग है और वैश्विक स्थिति देखिएगा, जहां तक देखिएगा नेपाल का भी भारत से जो है अच्छा रैंकिंग है। नेपाल का रैंकिंग जो है 73वां है, श्रीलंका का 64वां है, चीन का 117 के बीच में है, पाकिस्तान का 88वें है, अब बांग्लादेश का 75वें है। अब भारत का रैंकिंग जो है 94 है। तो इस खराब स्थिति क्या कारण? तो इसकी खराब स्थिति के कई कारण हैं। सबसे पहले हम इस कारणों को कई भागों में बांटते हैं: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, वैश्वीकरण, नीतिगत कारण। अब देखिए आर्थिक कारण में क्या है। सबसे पहले आर्थिक, भारत सरकार क्या कर रही है, हाल के वर्षों में मुख्य जोर जो है आर्थिक समृद्धि पर बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। आर्थिक समृद्धि का बढ़ाने पर जोर देने से आर्थिक समृद्धि का मुख्य उद्देश्य होता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से तय नहीं हो जाता है कि लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा में भी सुधार हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विकास का अर्थ होना चाहिए शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, सामाजिक सुरक्षा का विकास, भुखमरी की समाप्ति। लेकिन सरकार का जो है लोगों की आय में केवल वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने पर मुख्य जोर है। जिसका कारण है कि सरकार आर्थिक समृद्धि पर जोर देने के कारण, समझ रहे हैं, अधिक जोर देने के कारण जो सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी, कुपोषण है, ये पीछे छूट गया है। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण में, नेक्स्ट हम लोग जो है देख लेंगे। उसके बाद अगला कारण जो है सरकार को जो है आय में गिरावट, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय में हाल में गिरावट हुई है, क्योंकि रोजगार संकट पैदा हुआ है। रोजगार के अभाव कारण उनकी आमदनी कम हुई है। कृषि क्षेत्र में भी वही स्थिति है, जिसके कारण उसको पौष्टिक अन्न खरीदने में जो है परचेजिंग पावर जो है वह उस क्षमता में कमी आई है। तीसरा कारण है हाल के वर्षों में जो मिड डे मील है या आईसीडीएस प्रोग्राम है, उसके बजट में कटौती किया गया। बजट में कटौती करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा ही, समझ रहे हैं, कम लोगों तक पहुंच पाएगा, गुणवत्ता से मेंटेन करना होगा। तो यही सब जो है इसके कारण। इसके बाद एक और जो है आर्थिक कारण में जो है अनाजों में पौष्टिकता में गिरावट हुआ है। अब आर्थिक समृद्धि या कृषि समृद्धि बढ़ाने पे जोर देने के कारण हरित क्रांति से ही अधिक रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इससे खदानों की जो है गुणवत्ता और पौष्टिकता जो है कम हुआ है, जिस कारण कुपोषण का, कभी दुबलापन 17% है, छिगनेपन 35% है। लोग भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन मिल रहा है तो उसमें विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, समझ रहे हैं, जिसका समस्या है कि आप रैंकिंग जो है कुपोषण की भयावह श्रेणी में अब शामिल है। इसके बाद जो है वैश्विक प्रभाव में हम लोग देखिए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि जंक फूड का प्रचलन तेजी से बढ़ा हुआ है। आज बच्चे जो है जो पौष्टिक भोजन है उसको छोड़कर जंक फूड को वरीयता दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि वो संतुलित भोजन से वह जो है बचपन से संतुलित भोजन को जो है पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण में एक और है आर्थिक और सामाजिक नीति में बढ़ता गैप। अब देखिए वैश्वीकरण के बाद जो है सरकार का मुख्य जोर है आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, समझ रहे हैं। इसका परिणाम हुआ है केंद्र क्या करने लगा है हाल में कि आर्थिक जो है सामाजिक नीति से शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य का विषय है, राज्य पर छोड़ दिया है। और राज्य के पास जानते ही हैं संसाधन की कमी रहती है, जिसके कारण क्या हुआ है, राज्य के पास संसाधन कमी होने के कारण, समझ रहे हैं, वह जो है जो शिक्षा, स्वास्थ्य या भूखमरी दूर करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वह समुचित प्रयास नहीं कर पाया है। इसके अलावा जो है सामाजिक कारण में जो है जातीय और लैंगिक भेदभाव, भारत में जानते ही है जातीय और लैंगिक भेदभाव क्या है, महिला पुरुष में भेदभाव। और बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना है। उसके बाद मिड डे मील है, तो यह ऊंची जाति के लोग है, ये जो है कमजोर निम्न जाति के लोग हैं, तो एक साथ बैठ के कैसे खा सकता है। जगह जगह पेपरों में, समाचारों में, आप टीवियों के द्वारा आप पता चलता है कि यहाँ पर जो है भेदभाव हो रहा है, वहाँ पर भेदभाव के कारण जो है मिड डे मील नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में वही स्थिति है।
इसके कारण क्या होता है, लोगों तक जो सरकार की योजना का लाभ जो है वह नहीं पहुंच पाता है। समझ रहे हैं, तो यह कमियां हैं। इसके अलावा लोग साफ सफाई के प्रति स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता कमी है, साफ सफाई से समझौता कर रहे हैं। साफ सफाई से समझौता करने के कारण क्या होता है, तमाम जो बीमारियां हैं उसका जड़ है। समझ रहे हैं, और नीतिगत कारण में कार्यान्वयन संबंधी कमियां और प्रभावी निगरानी संबंधी कमियों को शामिल किया जा सकता है। इसी सब के कारण चूंकि योजना शुरू किया गया है लेकिन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, निगरानी नहीं हो पा रही है और पहुंच ही नहीं रहा है लोगों के पास। जो वास्तविक राशन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। तो कैसे ये जो भूख कुपोषण दूर होगा? जब तक लोगों को जो बीमारी है वहां तक दवा नहीं पहुंचेगा तब तक जो समस्या दूर नहीं हो पाएगी। अब प्रश्न है कि आपको देश में कुपोषण को दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? तो अब जो है इसको भूख को एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है समझकर केंद्र के स्तर पर जो है फिर से एक स्वतंत्र एजेंसी बनाया जाना चाहिए। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, भूख को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर समझ रहे हैं, और एक नया एजेंसी जो केवल भूखमरी को दूर करने के लिए कार्य करे ऐसा कर सकता है। दूसरा है तकनीकी के माध्यम से जो मौजूदा खाद्य प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है केंद्र राज्यों के बीच जो भूख को लेकर समन्वय का अभाव रहता है उस समन्वय को जो है दूर करके समन्वय तंत्र मजबूत करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा जो है किसानों को भी खाद्यान्नों के उत्पादन में विविधता लाना चाहिए, समझ रहे हैं, और इसके लिए सरकार को नए कार्यक्रम बनाकर समझ रहे हैं किसानों तक पहुंच बनाना होगा, तब जाकर एक कुपोषण की तमाम जो समस्या है वो दूर हो पाएगा। पीडीएफ में देखिएगा तमाम चीज होगा, इसी के साथ बैठ कर